के कुछ प्रमुख बिंदु पढ़ेंगे। फर्दिनांद द सस्यूर 1857 से 1930। सस्यूर का जन्म 1857 में जनेवा में हुआ था। कोई ग्रंथ नहीं लिखा था इन्होंने। व्याख्यानों के क्लास नोट्स को उनके सहयोगी और छात्रों ने संग्रहित किया था। उस ग्रंथ ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी। सस्यूर को अपने योगदान के संदर्भ में संरचनावाद का जनक माना जाता है। इसी युग में सस्यूर ने भाषा विज्ञान की नींव डाली। सस्यूर को आधुनिक युग के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है। उनसे पहले के भाषा वैज्ञानिक अधिकतर ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ही कार्य करते थे। विश्व की भाषाओं को पारिवारिक दृष्टि से वर्गीकृत करने की दिशा में काफ़ी काम हुआ था, लेकिन भाषा के अध्ययन के लिए सैद्धांतिक आधार निश्चित करने का कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा था। सस्यूर का जन्म पेरिस में हुआ था। उन्होंने जर्मन परिवार की भाषाएं पढ़ी, तुलनात्मक व्याकरण और संस्कृत पढ़ाई और 10 तक पेरिस के भाषा विज्ञान समाज के सचिव 10 वर्ष तक सचिव के पद पर रहे। फिर पेरिस विश्वविद्यालय में 1906 से 1911 तक की अवधि में 3 वर्ष सामान्य भाषा विज्ञान नामक विषय पढ़ाया। उसके बाद सस्यूर ने अपनी ओर से भाषा विज्ञान पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। कक्षाओं में उनके व्याख्यानों का सार ही मरणोपरांत 1915 में कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स शीर्षक ग्रंथ के रूप में छपा। सस्यूर ने भाषा विज्ञान की मूल संकल्पनाओं के संदर्भ में कुछ वैपरीत्यों को प्रस्तुत किया। भाषा समकालिकता संरचना, भाषा में बनाम वाक, समकालिकता बनाम ऐतिहासिकता, संरचनागत तथा रूपावलीगता और संकेतक तथा संकेतित घटक तथा संरचना। वे ग्रंथ के आरंभ में भाषा विज्ञान के अध्ययन के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, उसके व्यक्तिगत प्रयोग के पक्ष और अभिव्यक्ति के स्तर पर सामाजिक प्रयोग के पक्ष पर बल देते हैं। भाषा स्वतः पूर्ण व्यवस्था है, वह मनुष्य के वाक व्यवहार का ही एक अंश है। भाषा वाक व्यवहार की क्षमता से उत्पन्न सामाजिक वस्तु है, जिसमें समाज द्वारा व्यक्तियों के वाक व्यवहार के लिए अपनाई गई परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। उच्चारण के स्तर पर, समझने के स्तर पर वाक व्यवहार में अंतर रहने पर भी समाज भाषा की रचना सामाजिक मान्यताएं स्थापित करता है, जिससे सभी व्यक्तियों के लिए भाषा समान हो, समान विचारों के लिए समान प्रतीक व्यवस्था। यद्यपि वाक व्यवहार व्यक्तिगत कौशल भी है और सामाजिक धरातल पर विवृत व्यवस्था भी है। वह बहुआयामी विविध रूपा है। उसमें हम भाषा की एकात्मकता का दर्शन नहीं कर सकते। वास्तव में अध्ययन की दृष्टि से वाक व्यवहार हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भाषा की व्यवस्था स्थापित करने की मनुष्य की शक्ति। वही शक्ति या क्षमता भाषा की रचना में दिखाई पड़ती है। भाषा विज्ञान इस भाषिक रचना का ही अध्ययन करता है। इसी संदर्भ में सस्यूर वाक की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि भाषा का एक व्यक्तिगत पक्ष होता है और एक सामाजिक अनुबंध का पक्ष, जिसके द्वारा समाज भाषा की व्यवस्था को कायम करता है। भाषा का प्रचालन और या उत्पादन व्यक्तिगत होता है। व्यक्ति ही भाषा का उत्पादन या अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति सामूहिक नहीं हो सकती। सस्यूर उसी व्यक्तिगत क्षमता को वाक कहते हैं। एक भाषा समुदाय के सारे व्यक्तियों के मन में अंकित व्यवस्था की सामूहिक राशि ही भाषा है। उस राशि से समाज के सदस्य वाक व्यवहार के अर्जित कौशल द्वारा अपने मस्तिष्क में भाषिक व्यवस्था को अंकित करते हैं। किसी एक व्यक्ति में पूरी भाषा नहीं होती, क्योंकि भाषा समाज की वस्तु है। इसकी तुलना में एक व्यक्तिगत क्षमता है, स्वैच्छिक तथा व्यक्तिगत प्रतिभा से पूरित। वाक के अध्ययन में यही देखना होगा कि व्यक्ति किस तरह भाषिक व्यवस्था के आधार पर अपने विचारों को अभिव्यक्ति देता है। भाषा, वाक व्यवहार तथा वाक्य को इस चर्चा के उपरांत सस्यूर सार रूप में इन्हें निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। भाषा वाक व्यवहार के विविध और व्यापक नमूनों के बीच
से प्रकट सुनिश्चित व्यवस्था है। भाषा सामाजिक वस्तु है और व्यक्ति भाषा को बना या बदल नहीं सकता। व्यक्ति समाज में व्यवहार द्वारा भाषा को अर्जित करता है। हम भाषा का ही अध्ययन कर सकते और वाक व्यवहार का नहीं। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है और जिसमें अर्थ और ध्वनि बिंबों का संयोजन है। भाषा मूर्त है इंद्रियोचर वाक्य व्यवहार की तरह, क्योंकि इसमें भाषिक प्रतीकों का अध्ययन होता है। ये प्रतीक भी अमूर्त नहीं है, बल्कि समाज ने यादृच्छिक रूप से इन्हें अर्थ प्रदान किया है। हम ध्वनि बिंबों को भी इस तरह के दृश्यमान बिंबों के रूप में मूर्त रूप से दिखा सकते हैं। इस कारण ही भाषा का अध्ययन करना हमारे लिए संभव होता है। समकालिक तथा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। शेरशूर ने सबसे पहले भाषा के समकालिक अध्ययन और ऐतिहासिक क्रम में परिवर्तन आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा विज्ञान की दो विशिष्ट शाखाओं का प्रवर्तन किया। समकालिक अध्ययन के लिए उन्होंने भाषा स्थिति, जिसमें भाषा को लगभग स्थायी मानकर अध्ययन किया जा सके, का सहारा लिया। इकाई समकालिक भाषा विज्ञान में प्रतीकों तथा उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भाषिक प्रतीक उभयंगी है। हर प्रतीक का एक ध्वनि बिंब होता है और प्रत्यय भाषा प्रतीकों की व्यवस्था ही भाषा है। मूल्य। इस चर्चा के उपरांत हम मूल्य की संकल्पना को ले सकते हैं। भाषा के दो पक्ष हैं, ध्वनि बिंब तथा कथ्य, दोनों अविभाज्य हैं। एक सिक्के के दो पहलू की तरह दोनों के संयोजन से भाषिक रूप बनता है। हर भाषिक रूप का अपना परिवेश में मूल्य होता है। हिंदी का बहुवचन संस्कृत बहुवचन के समान नहीं है, चूंकि संस्कृत में द्विवचन भी है। दोनों के मूल्यों में अंतर होगा। पूरी व्यवस्था के संदर्भ में ही मूल्य के तात्पर्य को समझा जा सकता है। शेरशूर ने मूल्य को व्याख्यात करते हुए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जो परिवर्ती संरचनात्मक भाषा विज्ञान का आधार बना हुआ है। व्यतिरेक का उच्चारण वक्ता की तरह से करे तो भी उसका मूल्य वही होगा। व्यतिरेक त का उच्चारण वक्ता की तरह करे तो भी उसका मूल्य वही होगा। फिर स्वनिम त का जो अन्य स्वनिम आदि के संदर्भ में प्रकार्यात्मक है, स्वनिम की स्थापना करके शेरशूर ने भाषा व्यवस्था के विश्लेषण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रूपिम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन रूप से लेकर वाक्य तक को इकाइयों को उन्होंने प्रतीक के व्यापक संदर्भ में देखा। भाषा की प्रविधि, व्याकरण तथा उसके अंग शीर्षक अध्यायों में उन्होंने समकालीन भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की संरचना के अध्ययन का विस्तृत विधि विज्ञान प्रस्तुत किया है। संरचनागत तथा रूपावलीगत संबंध। जब हम भाषा बोलते हैं तो ध्वनि और शब्दों को एक श्रृंखला के रूप में उच्चारित करते हैं। यह एक संरचना है। संरचना में दो या अधिक भाषिक रूप या इकाइयाँ होती हैं। समता में समता दो रूप हैं। अच्छा लड़का में दो शब्द हैं। अगर तुम आओगे तो हम साथ चलेंगे, ये दो उपवाक्य हैं। ये तीनों अलग अलग स्तरों पर संरचनाएं हैं। संरचना के घटकों का दूसरे घटकों से रूप संबंध भी होता है। जैसे समता से हम समत्व, संभाव आदि शब्दों की बात सोच सकते हैं या ममता, लघुता या आदि की याद कर सकते हैं। इस तरह का संबंध श्रृंखला में नहीं होता, बल्कि मन में होता है। शेरशूर रूपावलगित के अंतर्गत संबंध को भी ले लेते हैं और वलिगत संबंध को भी। शेरशूर के अनुसार भाषा प्रतीकों की व्यवस्था। हर प्रतीक के दो अंग होते हैं, ध्वनि बिंब अर्थ। प्रतीक विज्ञान कारण शेरशूर से माने तो गलत नहीं होगा। वे भाषा विज्ञान को प्रतीक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। भाषा विज्ञान का संबंध समाज विज्ञान से है, प्रतीक विज्ञान का मनोविज्ञान से। प्रतीक मनोविज्ञान वस्तु है जिसके दो अंग हैं, प्रत्यय या संकेतित, ध्वनि बिंब या संकेतक। वे इसे ध्वनियाँ नहीं ध्वनि बिंब कहते हैं, क्योंकि हम बिना उच्चारण किए भाषा में चिंतन करते हैं। प्रतीक यादृच्छिक होता है, अर्थात ध्वनि बिंब और प्रत्यय का संबंध यादृच्छिक होता है। प्रत्यय से नया ध्वनि बिंब अस्तित्व में आ सकता है, ध्वनि बिंब से नया प्रत्यय सूचित हो सकता है। शेरशूर चूंकि पूरी भाषा को प्रतीकों की व्यवस्था कहते हैं। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड संरचनात्मक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक है। वे व्यवहारवादी हैं
और भाषा को समाज का उत्पाद मानते हैं। भाषा के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेरणा और प्रतिक्रिया को आधार बनाया और भाषा के विश्लेषण के लिए मन के पक्ष यानी भाषा के आर्थिक पक्ष को अनुपयुक्त बताया। किसी भाषाई वस्तु का सही परिप्रेक्ष्य में वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त होना ही उसका वास्तव में अर्थ है। इसीलिए उन्होंने भाषिक इकाइयों के अर्थ को विश्लेषण का आधार बनाना आवश्यक नहीं समझा। ब्लूमफील्ड उन अमेरिकी भाषा वैज्ञानिकों की परंपरा में आते हैं जो नृतत्व विज्ञान को नई धारा के संदर्भ में अज्ञात संस्कृतियों तथा भाषाओं के अध्ययन के लिए एक नई पद्धति की खोज में थे। मनोविज्ञान का व्यवहारवाद तथा दर्शन का प्रत्यक्षवाद इस नए अध्ययन का आधार बना। जो प्रत्यक्षता सामने है उसी को अध्ययन का आधार मानना और उसी के संदर्भ में वर्णन प्रस्तुत करना इस पद्धति का लक्ष्य है। इस मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आधार पर भाषाओं तथा समाज विज्ञान आदि के क्षेत्रों में अध्ययन की एक नई शाखा खुली है जिसे संरचनात्मक उपागम कह सकते हैं। संरचनात्मक अध्ययन प्रत्यक्ष तथ्यों का ही विश्लेषण करता है और प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्णन प्रस्तुत करता है। ब्लूमफील्ड ने 1993 में भाषा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। उनका भाषिक वर्णन उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आधार पर प्राप्त भाषिक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत पूर्ववर्ती भाषा वैज्ञानिक चिंतन से एकदम भिन्न और नया है। इस कारण इस चिंतन में का लगभग 25 वर्ष तक विकास हुआ। ब्लूमफील्ड का भाषा विश्लेषण इस आधार पर शुरू होता है कि भाषा मूलतः उच्चरित है, लिखित रूप भाषा नहीं है, बल्कि उच्चरित भाषा को दृश्य रूप प्रदान करने का एक तरीका है। अतः भाषा विज्ञान का अध्ययन उच्चरित भाषा का होगा। भाषा समाज में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। यह व्यवहार अन्य व्यवहारों से भिन्न नहीं है। भाषा इतर व्यवहार की संप्रेषण में काम आते हैं। आपको प्यास लगी, आप पानी चाहिए कह सकते हैं या इशारा कर सकते हैं। श्रोता अभी देता हूँ कह सकता है या बिना बोले पानी लाकर दे सकता है। इस तरह यह सामान्य व्यवहार है और इसका आधार भाषिक है। भाषिक या भाषेतर है। हम व्यवहार के रूप में भाषा को देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। ब्लूमफील्ड के अनुसार भाषा के अध्ययन के लिए मन में अंकित अर्थ को जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि मन में क्या होता है। मन की प्रक्रिया हमारे निरीक्षण और विश्लेषण के बाहर की चीज है। लेकिन भाषा का व्यवहार हमारे लिए निरीक्षणीय वस्तु है, दृश्यमान और श्रव्यमान है। इसीलिए वे प्रत्यक्ष भाषा वस्तु को ही अपने अध्ययन का विषय मानते हैं। पानी के लिए इशारा करना पहली घटना या व्यापार है। दूसरे व्यक्ति का पानी ला देना प्रभावित व्यापार है। पहला व्यापार प्रेरणा है, दूसरा प्रतिक्रिया। इसी तरह एक वाक्य व्यापार को देखिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। इसमें पहली उक्ति प्रेरणा है, दूसरी प्रतिक्रिया। इस व्यवहार को भाषा वैज्ञानिक देखता है और भाषा का विश्लेषण करता है। सामान्य व्यवहारों की तुलना में भाषा व्यवहार की कुछ विशेषताएं या संकेत उच्चारित ध्वनियों से बने हैं, अर्थात भाषा वैज्ञानिक के लिए निरीक्षण प्रयोग वस्तु मात्र उच्चरित ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ प्रेरणा नहीं है, बल्कि ध्वनियों से निर्मित उक्तियाँ संकेत व्यवस्था में सार्थक है। किस तरह ध्वनियों से अर्थ देने वाली युक्तियों का निर्माण होता है, यह देखना ही भाषा का अध्ययन लक्ष्य। प्राणी भी ध्वनियों से अर्थ संप्रेषण करते हैं। मनुष्य सीमित ध्वनियों से अत्यंत जटिल और अमूर्त विषय पर भी सूक्ष्मता से अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। यह भाषा की जटिल व्यवस्था के कारण ही संभव है। यह व्यवस्था ही भाषा विज्ञान है। भाषा सामाजिक वस्तु है। ये एक भाषा समुदाय के लोग
लोग विचारों के संप्रेषण के लिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं। उस समुदाय के व्यक्ति उस भाषा का समान ज्ञान रखते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति समान ध्वनियों के द्वारा समान अर्थ का संप्रेषण करते हैं। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भाषा समुदाय का हर व्यक्ति उस भाषा का सही प्रतिनिधि होता है। भाषा की परिभाषा तथा प्रकृति इस महत्वपूर्ण तथा युग प्रवर्तक चर्चा के बाद ब्लूमफील्ड का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है भाषा की संरचना या व्यवस्था की चर्चा। उन्होंने ध्वनियों से लेकर वाक्य तक संरचना का अधिक्रम स्थापित किया, जिसमें अधिक्रम के स्तर पर भाषिक रूपों से भाषिक संरचनाएं निर्मित होती हैं। इसे हम उत्तर अधिक्रमीय भाषा विज्ञान कहते हैं। ब्लूमफील्ड ही इस संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक हैं। स्वन भाषा की आधार वस्तु है। इसका अध्ययन उच्चारण, हवा में प्रसरण और श्रवण के आधार पर होता है, लेकिन स्वन भाषा की रचना की इकाई नहीं है। रचना की इकाई स्वनिम है। इसी से भिन्न अर्थ वाले शब्द अलग से पहचाने जाते हैं। स्वनिम विज्ञान भाषा की संरचना के अध्ययन का एक पक्ष है, जिसमें वाक् स्वनों को स्वनिम नामक अर्थभेदक इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन स्वनिम सार्थक इकाई नहीं है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई रूप है। रूपिम विज्ञान रूपों को पहचानने, वर्गीकृत करने तथा रूपों से शब्दों से निर्माण का अध्ययन करता है। वाक्य विज्ञान में शब्दों से पदबंध की रचना, पदबंधों से उपवाक्यों की रचना और उपवाक्यों से वाक्यों की रचना का अध्ययन किया जाता है। इस तरह स्वनिम विज्ञान, रूप तथा वाक्य विज्ञान कुल मिलाकर भाषा का व्याकरण कहे जाते हैं। इस उत्तर अधिक्रमीय व्याकरण या भाषा वैज्ञानिक व्याकरण कह सकते हैं इसे। संरचनात्मक भाषा विज्ञान में विश्लेषण की प्रक्रिया। हर भाषा में भाषिक रूप होते हैं। ये भाषिक रूप अर्थभेदक इकाई स्वनिमों से निर्मित होते हैं। भाषिक रूप के उच्चारण द्वारा वक्ता श्रोता को किसी स्थिति में किसी विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। वह स्थिति या प्रसंग तथा वह प्रक्रिया, यही दोनों उक्त भाषिक रूप में भाषिक अर्थ है। दो भिन्न रचनाओं में समान प्रकार वाला अंश एक भाषिक रूप है। जैसे पढ़ा, देखा में है, वह है भाषिक रूप। संरचना स्तर, अधिक्रम होता है संरचना स्तर, वस्तु स्तर, फिर स्वनिम शब्द, रूप शब्द, फिर पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। उसके बाद होता है स्वनिम विज्ञान, ये आता है रूप विज्ञान में और यह आता है वाक्य विज्ञान में। हर स्तर पर संरचना होती है, अर्थात वाक्य एक या एक से अधिक उपवाक्यों से निर्मित होता है। यहाँ वाक्य संरचना है, उपवाक्य घटक है। हर उपवाक्य एक से अधिक पदबंधों से निर्मित होता है। यहाँ उपवाक्य और पदबंध क्रमशः संरचना और घटक है। इसी तरह रूप से लेकर वाक्य तक संरचना का एक अधिक्रम है। भाषा की संरचना में रूपों के संदर्भ में वे दो परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं, व्याकरणिक प्रकार और रूप वर्ग। हर शाब्दिक इकाई में अपनी व्याकरणिक संरचना भी होती है, अर्थात वाक्य में या किसी संरचना में उसका अपना व्याकरणिक प्रकार ही होता है। जैसे कोई संज्ञा शब्द में या किसी संरचना में उसका अपना, जैसे कोई संज्ञा शब्द वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर आता है। जो शाब्दिक रूप समान व्याकरण प्रकार रखते हैं, एक रूप वर्ग में रखे जा सकते हैं। जैसे सारे सर्वनाम शब्द एक वर्ग में आएंगे। हर रूप वर्ग का अपना वर्गार्थ होता है। प्रकार और रूप वर्ग की संकल्पनाओं के बाद वे आपत्ति की संकल्पना प्रस्तुत करते। किसी रचना में कोई शाब्दिक या व्याकरणिक रूप दूसरे वर्गीय रूपों का स्थानापन्न करता है। जैसे राम काम करता है में वह आ सकता है। समान वर्गार्थ वाले शब्द स्थानापत्ति वर्ग में आते। स्थानापत्ति से हम भाषा के विभिन्न रूपों की पहचान सकते हैं।
व्याकरणिक व्यवस्था शाब्दिक व्यवस्था के अतिरिक्त है। सिर्फ रूपों से हम वाक्य को कई व्याकरणिक व्यवस्थाओं की सूचना देते हैं। ब्लूमफील्ड व्याकरणिक संरचना में निम्नलिखित 4 टैक्सिमों की कल्पना करते हैं। क्रम रचना में इकाइयाँ किस क्रम और क्रम परिवर्तन से क्या अर्थभेद होता है, एकदम विपरीत हो जाता है। अनुतान जैसे राम बुलाना, राम राम। संधि जैसे राम जैसे शक शायद राम हो, फिर राम जैसे उत्तर। संधि हम बोलते समय रूपों को मिला देते हैं, जैसे कर लिया कलिया, या रूपों में ध्वनि परिवर्तन कर देते हैं, जैसे उत्तर उत्तर उद्दंड उद्दंड। उसी तरह चयन जैसे आप किताब लाइए, आपको किताब चाहिए। यहाँ दोनों क्रियाओं में व्याकरणिक अंतर है, जिस कारण कर्ता शब्द का उचित चयन करना पड़ता है। चयन की संकल्पना से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। ब्लूमफील्ड मानते हैं कि भाषा की कोई भी रचना हो, व्याकरणिक इकाइयों के तथा शाब्दिक इकाइयों के विश्लेषण से हम भाषा की हर रचना का विश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए मन में अंकित अर्थ को जानने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उक्ति के भाषाई, व्याकरणिक तथा शाब्दिक अर्थ तथा उक्ति की रचना से हम वाक्य का विशेषण कर सकते हैं। ब्लूमफील्ड का भाषा की रचना के संदर्भ में सश्यूर से विचार साम्य है। प्रमुख अंतर व्यवहारवादी सिद्धांत के कारण है, जहाँ ब्लूमफील्ड उक्ति के अर्थ को भाषा के विश्लेषण से बाहर निकाल देने पर बल देते हैं, लेकिन ब्लूमफील्ड में सिद्धांत अपने मनोवैज्ञानिक आधार के कारण नहीं, बल्कि भाषा की रचना के विश्लेषण की सूक्ष्मता और निश्चितता के कारण बहुत प्रचलित हुआ। उनकी परंपरा में जेलिंग, हैरिस, ग्लिसन आदि विद्वानों ने ब्लूमफील्ड के सिद्धांत को अत्यंत वैज्ञानिक आधार पर बढ़ाकर संरचनात्मक भाषा विज्ञान की परंपरा स्थापित की। टैग्मीमिक्स तथा सिस्टमिक व्याकरण ध्वनि से वाक्य तक के रचनागत अधिक्रम और ऊर्ध्वाधर क्रम वाले व्याकरणों को टैक्सोनॉमिक ग्रामर कहा जाता है। इसी परंपरा से में ब्लूमफील्ड के व्याकरण में सुधार करते हुए दो और विद्वानों ने अपने ढंग से व्याकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की। पाइक ने टैग्मीमिक्स नामक उपागम का प्रवर्तन किया। उदाहरण के तौर पर जहाँ ब्लूमफील्ड उपवाक्यों को केवल पदबंध के घटकों में विभाजित करते हैं, पाइक पदबंधों को उसी जगह आने वाले प्रकारात्मक शब्दों की सूची के साथ सूचित करते हैं। जैसे कर्ता संज्ञा पदबंध प्लस कर्म, उसको संज्ञा पदबंध प्लस विधेय और क्रिया पदबंध। वे टैग्मीमिम को आरेख में देखते हैं, जैसे स्थान, वर्ग, प्रकार, संगति। जो संरचना स्थान का तात्पर्य है संरचना का वह स्थान जो संरचना का घटक आता है, जो संरचना को प्रकार सूचित करता है। वर्ग उन इकाइयों का समूह है जो उस स्थान पर आता है, जैसे कर्ता संज्ञा पदबंध, स्थान पर संज्ञा शब्द। पाइक भाषा विज्ञान को वाक्य विश्लेषण से व्यापक मानते हैं। यह भाषा विज्ञान की यूरोपीय शाखा की उपज है, जिसके प्रवर्तक हैलिड यानी सिस्टमिक व्याकरण के बारे में है। ये प्रवर्तक हैलिड हैं। सारांश: संरचनात्मक भाषा विज्ञान, इसका लक्ष्य केवल वर्तमान में मौखिक रूप से प्रस्तुत भाषा का अध्ययन है, जो विश्लेषण के लिए न ऐतिहासिक साक्ष्य पर निर्भर है, न मानसिक रूप से निहित कारणों का सहारा लेता है। एक ही काल की भाषा के स्वरूप का अध्ययन करने के कारण इसे एक कालिक या समकालिक भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा का यथा तथ्य वर्णन करने के लिए इस उपागम ने एक ढांचा प्रस्तुत किया। अपेक्षा की जाती है कि सारी भाषाओं का अध्ययन इसी अधिक्रम या पद्धति से किया जाए, इसलिए इसे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। इस पद्धति से लिखे गए भाषा के विश्लेषण को वर्णनात्मक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान का आविर्भाव
सस्यूर के ग्रंथ के प्रकाशन से माना जाना चाहिए, लगभग 1950 के आसपास। लेकिन यह 1933 में ब्लूमफील्ड की पुस्तक भाषा के प्रकाशन के साथ ही पूर्ण प्रकाश में आया। तब से लेकर लगभग 1965 तक संरचनात्मक भाषा विज्ञान का जोर था। विश्व की कई भाषाओं का वर्णनात्मक व्याकरण लिखा गया। भाषा को आदत मानना और आदत द्वारा भाषा सीखने की मान्यता के कारण संरचनात्मक भाषा विज्ञान ने भाषा शिक्षण को बहुत प्रभावित किया। शेक्सपियर की मान्यताएं वे सांकेतिक अर्थ और शब्द की इकाई को प्रतीक मानते हैं और भाषा को प्रकार्य प्रतीकों के माध्यम से अमूर्त अर्थ को मूर्त रूप देना है। वे भाषा तथा वाक्य में अंतर करते हैं। समाज में समस्त व्यक्ति भाषा बोलते हैं जो व्यक्तिगत अंतरों के बावजूद नियमबद्ध रूप में विश्लेषित की जा सकती है। लोगों की उक्तियां वाक्य के उदाहरण हैं जो वास्तविक घटना है। वाक्य के आधार पर भाषा वैज्ञानिक भाषा की व्यवस्था ढूंढते। वाक्य भाषा की इकाई है, उक्ति वाक्य की। वे ऐतिहासिक तथा समकालीन भाषा विज्ञान में संबंध देखते हैं। भाषा की संरचना के संदर्भ में वे अभिरचनात्मक तथा रूपवलिक परक संबंधों की चर्चा करते हैं। ब्लूमफील्ड की मान्यताएं। ब्लूमफील्ड व्यवहारवादी मनोविज्ञान से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उनके अनुसार भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा की उक्तियां सामाजिक व्यवहार की तरह वाक्य व्यापार है। वह वाक्य व्यापार को हम प्रेरणा और प्रक्रिया की श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं। प्रेरणा और प्रक्रिया भौतिक हो सकती है या वाचिक। भाषा का विश्लेषण उक्त व्यापारों के निरीक्षण और विश्लेषण के आधार पर हो सकता है। वे अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ वाक्य व्यापार है। उक्त विश्लेषण और भाषा के वर्णन की प्रक्रिया ही संरचनात्मक और या वर्णनात्मक भाषा विज्ञान है। वे वाक्य के अर्थ को सिर्फ इकाइयों की तुलना आदि के संदर्भ को महत्व देते हैं, अर्थ का विश्लेषण नहीं करते। उनके अनुसार अर्थ मन में है, इस मन के कार्य को नहीं जानते। जो वाक्य व्यापार प्रत्यक्षतः सामने है उसी का अध्ययन हो सकता है। साथ ही वे सस्यूर के सिद्धांत को मानते हैं। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के गुणधर्म। भाषा उच्चारित है, लेखन इसका विस्तार है। भाषा विज्ञान वर्णनात्मक अध्ययन है। भाषा विज्ञान भाषा मात्र का अध्ययन है। विश्लेषण की प्रविधि किसी भी भाषा के अध्ययन की भी प्रारूप है। भाषा का वर्णन समकालिक है। भाषा का हर वक्ता भाषा का प्रतिनिधि है। किसी एक वक्ता की भी भाषा का वर्णन भाषा का प्रतिनिधि वर्णन है। भाषा एक व्यवस्था है, इसे वक्ता अभ्यास द्वारा अर्जित करते हैं। भाषा विश्लेषण की प्रविधि की मांग है कि विश्लेषण स्वनों से वाक्य तक जाए। व्यवस्था के रूप में सभी भाषाएं समान हैं, लेकिन भाषा की व्यवस्था अपनी है। भाषाओं में व्यवस्था का साम्य वैषम्य है, लेकिन व्यवस्था की सार्वभौमिकता नहीं है। भाषाई इकाइयों या घटकों से संरचना का निर्माण होता है। इकाइयों से बनी अभिरचना में अभिरचनात्मकता संबंध है। अभिरचना के स्थानों में इकाइयों में रूपवलिपरक संबंध है। इकाइयों के वितरण की व्यवस्था निम्न प्रकार है। एक अभिरचना में एक स्थान पर आने वाली इकाइयों में व्यतिरिक्त वितरण है। ये सब अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा विस्तार से दिया गया है कि किस तरह से बांटा गया है पूरा, जो हम लोग अंदर पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चॉम्स्की तथा रूपांतरण, निष्पादन, व्याकरण।